आप सभी को मेरा नमस्कार। हिंदी कक्षा में आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। ये टॉपिक है मातृभाषा का अन्य विषयों से संबंध। मातृभाषा का अन्य विषयों से संबंध अर्थात हमने बच्चे की जो प्रथम भाषा होती है मातृभाषा, जिसे वो अपने जन्म के बाद अपने परिवार में रह करके सीखता है, उसके साथ उसे स्कूल में जो सब्जेक्ट सिखाए जाते हैं, विभिन्न सब्जेक्ट विभिन्न विषय उसे पढ़ाए जाते हैं, उनका क्या रिलेशन है उसके बारे में जानना है। ये टॉपिक आपको अपनी फर्स्ट यूनिट में दिखाई देगा। फर्स्ट यूनिट का ये लास्ट पॉइंट है, ठीक है। तो मातृभाषा का अन्य विषयों से संबंध, इस टॉपिक को हम समझना स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो इस वर्ड पे, इस शब्द पे चर्चा करेंगे। संबंध का मतलब क्या है? संबंध मतलब रिलेशन, मतलब रिश्ता, अर्थात मातृभाषा का बाकी विषयों के साथ जो भी विद्यालय में जो विषय पढ़ाए जाते हैं उनके साथ क्या रिलेशन है, क्या रिश्ता है, क्या संबंध है, जिसे हम शैक्षिक जगत में ही कहते हैं सह संबंध। सह का मतलब होता है साथ में, संबंध यानी कि दो चीजें साथ साथ में चलती हैं। और अगर हम इसके लिए और भी कोई सरल शब्द ढूंढना चाहें, आसान शब्द, जिस शब्द से हम पहले से परिचित हैं, तो सह संबंध का अर्थ होता है समन्वय। समन्वय, तालमेल बिठाना, सामंजस्य बिठाना, यही सब कुछ है ना। कॉरिलेशन बोलते हैं इंग्लिश में। सह संबंध को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉरिलेशन। और हिंदी में समन्वय कह लो, तालमेल कह लो, सामंजस्य कह लो, ये सब कुछ इसके लिए ये शब्द जो हैं वो यूज होते हैं। तो सह संबंध का अर्थ सरल शब्द में अगर बताना चाहें तो समन्वय हो गया। फिर शैक्षिक जगत की बात करते हैं। शैक्षिक जगत में शाब्दिक अर्थ अगर इसका निकाला जाए इस शब्द का, तो अर्थ निकलता है विभिन्न विषयों में पारस्परिक यानी आपस में संबंध स्थापित करके पढ़ाना सह संबंध है। अगर शैक्षिक जगत में पूछा जाए सह संबंध का शाब्दिक अर्थ, तो शैक्षिक जगत में सह संबंध का शाब्दिक अर्थ है विभिन्न विषयों को पारस्परिक रूप से आपस में संबंधित करके या उनमें पारस्परिक संबंध स्थापित करके पढ़ाना सह संबंध कहलाता है। आगे देखिए, अब बात करते हैं कि जो ये शैक्षिक जगत है अर्थात जो शिक्षा जगत है, उसमें सह संबंध की नींव किसने रखी थी? अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि सह संबंध की शैक्षिक जगत में नींव रखने वाले कौन थे, तो आपको याद रखना है वो थे जर्मन शिक्षा शास्त्री। एक जर्मन शिक्षा शास्त्री थे जिनका नाम था J.F. हर्बार्ट, और कई जगह पे आपको हर्बर्ट भी मिल जाएगा। J.F. हर्बार्ट जो है एक जर्मन शिक्षा शास्त्री थे। इन्होंने शिक्षा जगत में सह संबंध की नींव रखी थी, ठीक है, शुरुआत की थी इन्होंने शिक्षा जगत में सह संबंध की। आगे देखिए, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत का नाम था आत्मबोध का सिद्धांत। J.F. हर्बार्ट जो जर्मन शिक्षा शास्त्री हैं, जिन्होंने शिक्षा जगत में सह संबंध की नींव रखी थी, तो उन्होंने सिद्धांत दिया था आत्मबोध का सिद्धांत। ये लिखा हुआ आपके सामने, आत्मबोध का सिद्धांत। अब ये आत्मबोध के सिद्धांत में इन्होंने क्या स्पष्ट किया था, इस पे बात करते हैं। आत्मबोध के सिद्धांत में इन्होंने ये बताया था, ये स्पष्ट किया था कि समस्त ज्ञान का विकास तब ही संभव है जब सभी विषयों को संबंधित करके पढ़ाया जाए। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो आप एक चीज समझिए, अगर हम ज्ञान की बात करें तो हम बच्चे को विद्यालय में क्यों एंट्री देते हैं या क्यों प्रवेश देते हैं, या हम एज अ गार्जियन, एज अ पेरेंट्स अपने बच्चों को विद्यालय क्यों भेजते हैं? ताकि बच्चे वहाँ से ज्ञान लेकर के आएँ, है ना, सीख करके आएँ, अधिगम करें। तो वहाँ पे जब इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, तो इसका मतलब वो सारे सब्जेक्ट ही क्या देते हैं? ज्ञान देते हैं। ये तो क्लियर है कि अगर हम बच्चे के ज्ञानी होने की या बच्चे के नॉलेजफुल होने की, बच्चे को सब कुछ पता होने की बात करें, तो इसका मतलब उस बच्चे को वो सारे विषय आने चाहिए, उन सारे विषयों का ज्ञान होना चाहिए जो विद्यालय में बच्चे को पढ़ाए जाते हैं। तो इसका मतलब सारे विषय ही क्या है? इम्पॉर्टेंट है।
तो यहाँ पे ये J.F. हर्बर्ट ने जो ये सिद्धांत दिया आत्मबोध का सिद्धांत, उसमें ये प्रकट किया कि जो समस्त ज्ञान अर्थात जो विभिन्न विषयों के द्वारा जो ज्ञान दिया जा रहा है वही तो है समस्त ज्ञान। तो समस्त ज्ञान का विकास तभी संभव है जब सभी विषयों को संबंधित करके पढ़ाया जाए, यानी सभी विषय अलग अलग तरीके से नहीं पढ़ाए जाएं, बल्कि उनमें क्या किया जाए, संबंध स्थापित करके पढ़ाया जाए, उनमें कोरिलेशन स्थापित किया जाए। ऐसा कहा किसने? J.F. हर्बर्ट ने। ठीक है, तो चलो ये बात हो गई है J.F. हर्बर्ट की। अब इन्हीं के ही एक शिष्य थे जिनका नाम था जिल्लर। यहाँ दिखाई दे रहा है ना, हर्बर्ट का शिष्य। तो हर्बर्ट का एक शिष्य था जिल्लर, नाम था जिल्लर। अब इस जिल्लर ने, जैसे कि इनके गुरु J.F. हर्बर्ट ने आत्मबोध का सिद्धांत दिया, तो उसी प्रकार से जिल्लर ने भी एक सिद्धांत दिया जिसका नाम था केंद्रीयकरण का सिद्धांत। अब इस केंद्रीयकरण के सिद्धांत में जिल्लर क्या बताना चाह रहे थे? तो जिल्लर कह रहे थे एक विषय को शिक्षण का केंद्र मानकर अन्य विषयों का शिक्षण उसके आधार पर किया जाए, कि किसी एक विषय को, क्योंकि इनके गुरु ने क्या किया है, J.F. हर्बर्ट ने क्या किया कि हमने सभी विषयों को संबंधित करके आपस में जोड़ के संबंध स्थापित करके फिर पढ़ाना है। ठीक है, तो ये कहा इनके गुरु J.F. हर्बर्ट ने। तो जिल्लर ने जब इस पे और काम किया, कोरिलेशन पे, सह संबंध पे, तो उन्होंने एक नया सिद्धांत दिया, केंद्रीकरण का सिद्धांत। तो उन्होंने अपने गुरु की ही बात को आगे बढ़ाया। गुरु ने ये कहा कि सबको जोड़ करके पढ़ाना है, तो इन्होंने इसका क्या सॉल्यूशन निकाला केंद्रीयकरण के सिद्धांत के द्वारा। वो कहते हैं कि क्या करें, सब विषयों को आपस में जोड़ना है, तो इसके लिए किसी एक विषय को शिक्षण का केंद्र मान लें। ठीक है, सेंटर में रखें, किसी एक विषय को शिक्षण का केंद्र मान लें और अन्य विषयों का शिक्षण उसके आधार पर किया जाए। ठीक है, तो इस तरह से ये जिल्लर ने ये हमें कह दिया, केंद्रीयकरण के सिद्धांत के द्वारा ये स्पष्ट कर दिया। अब यहाँ पे बात करते हैं, देखो यहाँ पे वही बात, यहाँ पे ये इससे पूरी तरह से संबंधित है, इससे पूरी तरह से संबंधित है। इस सर्कल को देखो, यहाँ पे क्या किया गया, हमारा टॉपिक क्या है, मातृभाषा का अन्य विषयों के साथ संबंध। तो सेंटर में किसको रखा गया है? अगर हम बात करें यहाँ पे हर्बर्ट के द्वारा जो बात की गई है, J.F. हर्बर्ट ने जो कहा है, तो वो क्या कहते हैं, सभी विषयों को संबंधित करके पढ़ाया जाए। तो ये सब विषय आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं। इनका इनसे, मातृभाषा को मैंने सेंटर में लिखा है, तो इनका इससे भी रिलेशन है, इन सब्जेक्ट्स का आपस में भी है, तो हो गए, पारस्परिक संबंध स्थापित हो गया। अगर बात करें यहाँ पे जिल्लर की, जो केंद्रीयकरण के सिद्धांत में बताते हैं कि किसी एक विषय को सेंटर में रखो और बाकी विषयों को उसके आधार पर पढ़ाओ, तो ये भी हो गया। हमने सेंटर में मातृभाषा को लिखा है और बाकी सारे विषयों को इस आधार पर पढ़ाया जाना चाहिए, ऐसा हम दिखा रहे हैं। तो इस तरह से जो यहाँ पे ये चित्र है, जो ये डायग्राम है, ये इन दोनों से ही संबंधित है और ये ही सह संबंध की जो सही स्थिति होनी चाहिए उसको दर्शाने वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मुझे लगता है इतना आपको समझ में आ गया होगा। अभी ये केवल इतना ही टॉपिक नहीं है, अब हम पढ़ेंगे सह संबंध के प्रकार क्या होते हैं और फिर मैं आपको इनमें आपस में रिलेशन भी स्थापित करके बताऊंगी कि मातृभाषा का संस्कृत से क्या रिलेशन है, क्या सह संबंध है, उसके साथ क्या संबंध है, भूगोल के साथ क्या है, इतिहास के साथ क्या है, विज्ञान के साथ क्या है, गणित के साथ क्या है। ये सारा का सारा मैं आपको एक एक करके एक एक सब्जेक्ट के साथ मातृभाषा का कोरिलेशन क्या है, संबंध क्या है, इसके बारे में भी बताऊंगी। सह संबंध दो प्रकार का होता है, ऊर्ध्वाकार सह संबंध और क्षैतिज सह संबंध। ऊर्ध्वाकार सह संबंध और क्षैतिज सह संबंध। तो यहाँ पे देखिए ऊर्ध्वाकार में क्या आता है और क्षैतिज में क्या आता है। ऊर्ध्वाकार का यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे आपको एक उदाहरण लिख दिया है, हिंदी की क्लास है हमारी, पेडागोजी ऑफ हिंदी, हिंदी शिक्षण। तो इसमें देखिए ऊर्ध्वाकार सह संबंध, जैसे आप हिंदी का कोई गद्य का पाठ पढ़ा रहे हैं तो उसमें आप बीच में ही कुछ व्याकरण शब्दों का बच्चों को ज्ञान कराते हैं, तो वो कहलाता है ऊर्ध्वाकार सह संबंध। ठीक है, अब आपको पता है कि हिंदी की हमारी जो है बहुत सारी विधाएं होती हैं, गद्य, पद्य, व्याकरण, नाटक, कहानी, आत्मकथा, जीवनी और इसके अलावा जो है हमारे
संस्मरण, रेखा चित्र, ये सभी गद्य की क्या है, विधाएं हैं। तो हम उद्धर्वाकार सहसंबंध में क्या करते हैं, हिंदी की एक विधा के अंतर्गत हिंदी की दूसरी विधा यानी गद्य का हम बच्चे को पाठ पढ़ा रहे हैं और व्याकरण का उसके दौरान कोई भी व्याकरण के शब्द आ गए हैं, जैसे कोई संधि विच्छेद करके दिखा दिया किसी शब्द का, या किसी शब्द में समास है तो वो बता दिया, संज्ञा बता दी, सर्वनाम बता दिया। तो यहाँ पे इस गद्य के दौरान ही इस पाठ में आए हुए शब्दों से रिलेटेड अगर हम व्याकरणिक ज्ञान देने लग जाएं, जिसमें कि हम हिंदी से बाहर नहीं गए हैं, हम सब्जेक्ट से बाहर नहीं गए हैं, ये भी हिंदी में ही आता है और ये भी हिंदी के अंतर्गत ही हम उसको बता रहे हैं। उस शब्द जो हम ले रहे हैं वो शब्द हिंदी का ही है, व्याकरण की दृष्टि से हम उसकी रचना के बारे में बच्चे को बता रहे हैं। तो यहाँ पे हम स्टैंड कहाँ कर रहे हैं, हम बता किसके बारे में रहे हैं, हिंदी के बारे में ही बता रहे हैं। अर्थात हम विषय से बाहर नहीं गए, हम दोनों ही जगह पर उसी ही विषय में खड़े थे, केवल विषय के एक भाग से एक रूप से दूसरे रूप में चले गए, इतना ही हुआ है ना। तो ऐसा सहसंबंध कहलाता है उद्धर्वाकार सहसंबंध। बहुत इजी है, यहाँ पे ऐसा लिखने से आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो हिंदी गद्य के किसी पाठ में व्याकरण का अगर आप ज्ञान कराते हैं, यानी आप सब्जेक्ट से बाहर नहीं जाते हैं, उसी सब्जेक्ट में रहते हुए जब आप बच्चे को दूसरी जो उसकी विधा है उसके बारे में बताते हैं, तो वो उद्धर्वाकार सहसंबंध का उदाहरण है। ऐसा ही आप इंग्लिश में भी कर सकते हो, लेकिन हिंदी की क्लास है तो मैंने यहाँ पे आपको हिंदी का ही एग्जाम्पल दिया है। ये तो हो गया उद्धर्वाकार सहसंबंध। अब सहसंबंध के दूसरे प्रकार की बात करते हैं, जो है क्षैतिज सहसंबंध। क्षैतिज सहसंबंध में क्या होता है, हिंदी पढ़ा रहे हो आप, हिंदी पढ़ाते समय भूगोल, इतिहास, विज्ञान आदि का ज्ञान कराना। यहाँ पे आप कोई मान लीजिए गद्य का लेसन ही पढ़ा रहे हो, गद्य का पाठ ही पढ़ा रहे हो, तो आप ये मान लो कि जैसे आपके 6th या 7th क्लास के हिंदी की बुक देखोगे ना, उसमें है अरावली की आत्मकथा, ठीक है, अरावली पर्वतमाला जो है हमारी, अरावली की आत्मकथा लेसन लगा हुआ है वहाँ पे, हिंदी के अंदर लगा हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पे आप उसको क्या करते हो, वहाँ पे आप उसको पढ़ाने के लिए, उस लेसन को पढ़ाते समय आप क्या करते हो, कोई मैप वगैरह के थ्रू उसको बताने की कोशिश करते हो, राजस्थान के नक्शे के थ्रू उसको बताने की कोशिश करते हो, और इस तरह से आप उनको डिटेल बताते बताते क्या करते हो, ज्योग्राफी बताने लग जाते हो, ठीक है। अगर आप हिंदी पढ़ाते समय, ये तो एक उदाहरण दे दिया मैंने अरावली की आत्मकथा, उसमें भी भूगोल से संबंधित ही सारा का सारा जो है वो मैटर है कि इसकी इतनी लंबाई है, ये यहाँ पे चौड़ी है, यहाँ पे ऐसे है, ये सब कुछ है, यहाँ से यहाँ तक फैली हुई है। इस तरह से आप क्या कर रहे हो, हिंदी पढ़ा रहे हो, लेकिन आप पहुँच गए भूगोल में। इसी तरह से हो सकता है कुछ इतिहास का चैप्टर हो तो आप हिस्ट्री बच्चे को डिटेल में बताने लग जाए वहाँ पे, क्योंकि वो लेसन है। ऐसे ही हो सकता है कोई साइंस का हो तो आप साइंस से रिलेटेड उनको बताने लग जाओ। तो ऐसा सहसंबंध क्या होगा, ऐसा सहसंबंध होता है क्षैतिज सहसंबंध, जहाँ पे आप सब्जेक्ट से बाहर जा रहे हो। यहाँ पे आप सब्जेक्ट से बाहर नहीं जा रहे थे, उसी सब्जेक्ट की एक दूसरी जो रूप है उस पर बात कर रहे थे, दूसरी विधा पे बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ आप सब्जेक्ट से बाहर जा रहे हो, भूगोल, इतिहास, विज्ञान में जा रहे हो हिंदी से, ठीक है। तो इस तरह का सहसंबंध कैसा सहसंबंध है, ऐसा है क्षैतिज सहसंबंध। अब ये भी दो प्रकार का होता है, आकस्मिक भी होता है और नियोजित भी होता है। आकस्मिक का मतलब क्या होता है, अचानक से, ठीक है। तो आप जो है ये लेसन पढ़ा रहे हो, जैसे यही अरावली की आत्मकथा पढ़ा रहे हो, और आप बताते बताते धीरे 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 बहुत ही डिटेल में चले गए, तो आप हिंदी से कहाँ चले गए हो, जियोग्राफी में चले गए हो, भूगोल में चले गए हो। तो ये तो हुआ आकस्मिक की, ऐसे बात बात पे खिंचती गई और वो जो है वो पूरी तरह से आपने उसको जो है वो बताया, पीरियड ही खत्म हो गया, ऐसा लगा जैसे कोई हिंदी की क्लास नहीं थी बल्कि ज्योग्राफी की क्लास थी, भूगोल की क्लास थी। तो ये तो है आकस्मिक सहसंबंध। कई बार ये ज़रूरी भी होता है करना, बच्चे की जिज्ञासा को शांत करना ज़रूरी होता है। तो टीचर से अगर बच्चा प्रश्न पूछता है तो टीचर का या जो अध्यापक है उसका ये पूरी तरह से ये कर्तव्य है कि वो उसकी जिज्ञासा को शांत करे, उसके प्रश्न का उत्तर दे। ऐसा नहीं कहे कि ये अब आप जियोग्राफी वाले से पूछना, नहीं, उसको बताना है। अब आप यहाँ पे देखिए, नियोजित का मतलब पहले से ही नियोजित किया जाता है। इसमें क्या कर सकते हो आप, जैसे टीचिंग एड,
का यूज़ कर सकते हो। आप बच्चे को पढ़ाना चाह रहे हो उससे संबंधित कोई चार्ट वगैरह, कोई मॉडल तैयार करके ले आए हो आप, तो ये है नियोजित, यानी पहले से ही आपको पता था कि आप पहले ये बताएंगे और उसके बाद उसको जो है इस टॉपिक के बारे में डिटेल में बताने के लिए अगर आपको उस सब्जेक्ट से बाहर भी आना पड़ा, हिंदी से बाहर भी आना पड़ा, ज्योग्राफी में जाना पड़ा, इतिहास में जाना पड़ा या फिर विज्ञान में जाना पड़ा, तो आप इस जाने के लिए तैयार हैं, आप पहले से ही नियोजन करके आए हैं। तो इस तरह से सहसंबंध दो प्रकार का, ऊर्ध्वाकार और क्षैतिज, और एग्जाम्पल दिए हैं तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये तो हमने पढ़ लिए इसके प्रकार, और अब हम बात करते हैं मातृभाषा के अन्य विषयों के साथ क्या क्या सहसंबंध कैसे कैसे हो सकता है, उस पर बात करते हैं। अब एक एक करके हम इनके सहसंबंध की बात करते हैं। तो सबसे पहले है मातृभाषा व संस्कृत की बात करते हैं। यहाँ पे भी वही आपके सामने डायग्राम है जिसमें हम बात कर रहे हैं मातृभाषा और संस्कृत की। यहाँ पे मातृभाषा, ठीक है, मातृभाषा व संस्कृत। अब स्टूडेंट यहाँ देखिए, अगर आपने कभी सुना हो कि हमारी जो हिंदी भाषा है वो संस्कृत से ही निकली है, ये सुना होगा आपने कि हिंदी भाषा संस्कृत से ही बनी है, तो आप ये सोचेंगे कि यहाँ पे इन द लास्ट ऐसे चलने के बाद मैंने हिंदी लिखा है, तो हिंदी को ही हम मातृभाषा के रूप में एक्सेप्ट कर रहे हैं। हम भारतीय हैं, हमारी राजभाषा हिंदी है, तो हिंदी हमारा क्या है, हिंदी ही हमारी मदर टंग है, हमारी राष्ट्रभाषा है। ठीक है, इस चीज को आपने लेकर के चलना है, समझ के चलना है। अब यहाँ पे मातृभाषा के रूप में मान लीजिए यहाँ पे हिंदी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि हमारी हिंदी संस्कृत से ही निकली है, संस्कृत हिंदी की जननी है। तो ये एक यात्रा कह सकते हो आप इसको। ये यात्रा कैसे है, पहले संस्कृत जो वेदों की भाषा कही जाती है, पुराणों की भाषा, देवों की भाषा कही जाती है, उसके बाद जो समय आया वो है पाली भाषा का। संस्कृत के बाद पाली भाषा, पाली भाषा में जो बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं वो लिखे गए हैं। ठीक है, बौद्ध साहित्य जो है वो पाली में मिलता है। उसके बाद है प्राकृत भाषा, प्राकृत भाषा आई, अर्थात क्या था यहाँ पे, जैन धर्म की जो सारी की सारी जो भी रचनाएं हैं, ग्रंथ हैं, वो सारे प्राकृत भाषा में मिलते हैं। और उसके बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश का मतलब होता है खिचड़ी बन गई। अब यहाँ पे लोग संस्कृत बोलते थे, युग बदला तो पाली भाषा बोलने लगे, फिर यहाँ पे प्राकृत भाषा बोलने लगे। तो यानी जब यहाँ पे पहुंचे तो ये खिचड़ी थी, संस्कृत भी प्रचलन में थी, पाली भी थी, प्राकृत भी थी। तो यहाँ पे जो है अपभ्रंश नाम दिया गया है, इस काल को अपभ्रंश काल कहा जाता है, अपभ्रंश युग कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक खिचड़ी बन गई थी तीनों की। ठीक है, उसके बाद इन्हीं अपभ्रंशों के कई प्रकार किए गए, जिसमें से पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, ठीक है, अपभ्रंश जो है अलग अलग बनाए गए, इनके प्रकार किए गए, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, इसके अलावा बिहारी, और इस तरह से इन्हीं में से हमारी जो है वो हिंदी भाषा निकल करके सामने आई। तो ये एक काल है। तो फिर यहाँ पे अगर देखा जाए तो संस्कृत का संबंध हो गया ना हिंदी भाषा से, ये तो आपस में क्या हो गई, माँ बेटी हो गई। ठीक है, ये माता है, ये पुत्री है, ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको। तो यहाँ पे मातृभाषा व संस्कृत का तो सीधा सा संबंध ही दिखाई दे रहा है। उसके बाद देखिए मातृभाषा व भूगोल की बात करते हैं। अगर भूगोल में क्या किया जाता है, भूगोल में हम पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं, पृथ्वी के घटकों के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए तुलसीदास के द्वारा जो रामचरितमानस लिखी गई है, उसमें उत्तर भारत से लेकर के दक्षिण में स्थित सिंहल का यथार्थ भौगोलिक वर्णन जो है वो मिलता है। अब ये जो रामचरितमानस है तुलसीदास के द्वारा लिखी गई, वो किस सब्जेक्ट में पढ़ाई जाती है, वो पढ़ाई जाती है हिंदी में। ठीक है, हिंदी में आप बच्चे को रामचरितमानस पढ़ा रहे हो और उसके अंदर आप क्या पढ़ा रहे हो, भूगोल का ज्ञान दे रहे हो। जैसे कि मैंने बताया अभी आपको, उत्तर भारत से लेकर के दक्षिण में सिंहल द्वीप तक के जो यथार्थ भौगोलिक वर्णन है उसका वर्णन आता है, हम हिंदी में पढ़ते हैं। तो ये क्या है, ये है मातृभाषा और भूगोल का संबंध। ये मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया है। इसके बाद देखिए मातृभाषा व इतिहास की बात करते हैं। इतिहास में यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे हम बच्चों को
झांसी की रानी, ये कविता पढ़ाते हैं, तो झांसी की रानी कविता के अंदर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने जो जो कार्य किए हैं, जो वीरतापूर्ण कार्य किए हैं, उनकी बात होती है। क्या कहते हैं? खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बूंदे ले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अब ये कविता जब हिंदी में आप उसको पढ़ा रहे हो तो आप अगर देखें तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उनके जो ये वीरतापूर्ण कार्य हैं उनके बारे में कहाँ पढ़ाया जाना चाहिए? इतिहास में, हिस्ट्री का टॉपिक है, लेकिन आप उसको पढ़ा रहे हो यहाँ पे हिंदी के अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करें महाराणा प्रताप की, आप जीवनी बच्चे को पढ़ा रहे हो, अगर आप हिंदी की बुक्स उठाएंगे तो वहां पे लेसन्स लगे हुए हैं, प्रॉपर कविताएं लगी हुई हैं महाराणा प्रताप पे। तो यहाँ पे ये भी क्या हो गया? मातृभाषा अर्थात हिंदी और यहाँ पे इतिहास का संबंध स्थापित हो गया। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल्स हैं मातृभाषा व इतिहास के। इसके अलावा चंद्रशेखर आजाद के बारे में पढ़ाया जाता है, ठीक है। चंद्रशेखर आजाद का भी एक लेसन लगा हुआ है, वहां पे चंद्रशेखर आजाद के बारे में बच्चे को पढ़ाया जाता है। तो वहां पे भी हिंदी और इतिहास का संबंध, क्योंकि मातृभाषा के स्थान पर मैं किसको लेकर के चल रही हूँ? हिंदी को लेकर के चल रही हूँ, और आपने भी ऐसे ही इसको समझना है, ऐसे ही इसको बच्चों को बताना है। अब आगे देखिए, मातृभाषा व विज्ञान की बात करती हूँ। अब विज्ञान के अंतर्गत ही दूरदर्शन, कंप्यूटर, चलचित्र, आप ये बच्चे को लेख पढ़ाते हो ना हिंदी में, तो ये विज्ञान के अंतर्गत ही आते हैं ना। जैसे आता है आज का युग विज्ञान का युग, ये लेख है, ये ऐसे है, बच्चे को लिखना है, ये निबंध है। तो इसमें देखो विज्ञान की बात कर रहे हो हिंदी के अंदर, हिंदी के अंदर बच्चे को लेख लिखना है आज का युग विज्ञान का युग। इसके अलावा कंप्यूटर का युग, या फिर कंप्यूटर के ऊपर, या दूरदर्शन के ऊपर, या फिर चलचित्र के ऊपर, या फिर आजकल जो है आप देखा करो लीलावती या आर्यभट्ट, या फिर इसके अलावा न्यूटन, इनसे संबंधित जो है लगी होती हैं बच्चों के वहाँ पे कंप्यूटर, और ये जैसे मैंने बताया चलचित्र, कंप्यूटर, दूरदर्शन, इनसे संबंधित बच्चों के लेसन लगे होते हैं हिंदी के अंदर। ऐसे ही आपको हिंदी में एक लेसन दिखाई देगा जिसमें है अब्दुल कलाम पे है, ठीक है। अब्दुल कलाम पे जो है लेसन लगा हुआ है एक, वहाँ पे भी वैज्ञानिक है, अब्दुल कलाम एक वैज्ञानिक थे, तो उनके संबंध में हिंदी में लेसन लगा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या है? ये हो गया मातृभाषा और विज्ञान का संबंध। अब देखिए गणित की बात करती हूँ, तो हिंदी में ही आपको लेसन दिखाई देंगे सिक्कों की कहानी, ठीक है। अब सिक्कों का ज्ञान किस में दिया जाता है? मैथ्स में दिया जाता है, गणित में दिया जाता है। तो यहाँ पे हिंदी में ये लेसन लगा हुआ है सिक्कों की कहानी। इसके अलावा न्यूटन, लीलावती, ये जो गणितज्ञ हैं, इनसे संबंधित पाठ भी आपको हिंदी में मिल जाएंगे। इसके बाद हमारा जो लास्ट बिंदु है वो है मातृभाषा व कला। कला क्या होता है? कला के अंतर्गत आती हैं चित्रकला, नृत्य कला, संगीत कला, ठीक है। चित्रकला, संगीत कला, नृत्य कला, मूर्ति कला, स्थापत्य कला। तो आप अगर देखें तो हिंदी की किताबों के अंदर, भाषा की किताबों के अंदर आपको नृत्य कला, संगीत कला, स्थापत्य कला, मूर्ति कला, इनसे संबंधित, चित्रकला, इनसे संबंधित पाठ भी मिल जाएंगे, उनका भी सम्मिलन किया जाता है। तो इस तरह से ये जो डायग्राम है ना, इसमें ये जो मातृभाषा, संस्कृत, भूगोल, इतिहास, विज्ञान, गणित और कला, तो इन सब के साथ एक एक करके हमने जान लिया कि किस तरह से मातृभाषा का संबंध है इन सारे विषयों के साथ। और यहाँ पे मातृभाषा लिखने का मतलब क्या है? हिंदी, क्योंकि हम क्या हैं? भारतीय हैं, हमारी राजभाषा क्या है? हिंदी है। तो प्रत्येक भारतीय को हिंदी आनी चाहिए, प्रत्येक भारतीय की जो मातृभाषा है वो हिंदी होनी चाहिए। इसीलिए हम यहाँ पे मातृभाषा की जगह इस भाषा को रख रहे हैं जो है हिंदी, ठीक है। तो ये है हमारा आज का टॉपिक, मातृभाषा का अन्य विषयों के साथ संबंध। तो स्टूडेंट्स, ये टॉपिक कंप्लीटली हमने अच्छे से पढ़ लिया है और उम्मीद करती हूँ आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये हमारी यूनिट फर्स्ट का लास्ट टॉपिक है। यूनिट फर्स्ट में ये आपको 5th नंबर पर, कुल 5 टॉपिक हैं आपके यूनिट फर्स्ट में,
और जिसमें ये 5th टॉपिक है, अर्थात ये लास्ट टॉपिक है जिसके बारे में हमने नॉलेज ले ली है। तो इसके बाद अब हम नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ बात करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।